ससुराल से मायके तक। ये कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 25 की फ्लैट नंबर 208 से, जहां प्रिया अपने परिवार के साथ रहती थी और वहीं बगल में रहता था सुमित। सुबह के 7 बजे सुमित प्रिया को आवाज़ लगाता हुआ सीधा प्रिया के कमरे में जाता है और उसका पैर खींचते हुए उसे हॉल में ले आता है। कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ मैं तुझे, फ़ोन साइलेंट पर करके सो रही है महारानी। अरे पैर छोड़ता है कि नहीं तू? इरिटेट मत कर वरना मुक्का मार दूंगी। मोटी भैंस हो रखी है खा खा कर। उठने वाली थी ना आज तो जल्दी। तुझे ही जिम का भूत चढ़ा था, कब से जिम के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं, और तुम यहाँ नींद पूरी कर रही हो। आवाज़ दे देकर मेरा गला फट गया। तो सो भी नहीं गया मैं, रात के 2 बजे तक तो तुम्हें चेस खेलना था, कैसे 6 बजे उठती मैं? अच्छा अब तो उठ गई है ना तू, जा, कब से तेरी राह देख रहा था बेचारा। वही तो आंटी, ऑफिस से छुट्टी ली थी मैंने सिर्फ प्रिया को मोटिवेट करने के लिए कि वो खुद को फिट देखकर पॉजिटिव फील कर पाए, और फिर मैं इसे ड्राइविंग भी सिखाता। पर अब देखिए। अच्छा तो मैं मोटी लगती हूँ ना तुम्हें? ठीक है सुमित, जाओ। मोटी सिर्फ मैं कह सकता हूँ तुम्हें, दैट्स माई लव। और कोई तुम्हें कुछ कह दे तो मुंह ना तोड़ दूँ मैं। देखा कितना ख्याल रखता है तेरा सुमित। वैसे बेटा, प्रिया को पहले इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आजकल तो दिन में 2 वक्त ही खाती है, वो भी कभी आधी रोटी तो कभी एक। हम तो पूछ पूछ कर परेशान हो गए पर बताती नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी ड्रेस पे फिट आने के लिए जिम करना चाहती हो, पर ये सब क्या है प्रिया? तुम जैसी हो परफेक्ट हो, तुम्हें खाना छोड़ने की क्या ज़रूरत है? किसने बोला है? तुम्हें क्या मतलब मुझे क्या चीज़ कितना इफेक्ट करती है? तुम्हें तो बस मेरे पैर खींचकर उठाना होता है ना। सुमित समझ जाता है कि प्रिया को कोई ना कोई बात परेशान कर रही है। प्रिया तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। और प्रिया का हाथ पकड़कर सुमित बिल्डिंग की दूसरे विंग में ले जाता है। तभी उस विंग से कुछ लड़कों का झुंड आता है और प्रिया को मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगता है। अरे मोटी, जरा वजन तो कम कर ले। मुझे लगा ही था कि विक्रम के बच्चे का ही किया था रहा है ये। और बिना कुछ सोचे समझे सुमित विक्रम का कॉलर पकड़कर उसे मारने लगता है। प्रिया तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अरे मैंने उसे कुछ बोला तो तुझे गर्मी क्यों लग रही है? शादी करेगा क्या उससे? नहीं ना, यूं ही घुमाकर छोड़ देगा ना, तो फिर ये ड्रामे क्यों कर रहा है? प्रिया मेरी सब कुछ है, और उसे कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसे फोड़ दूंगा। सुमित और विक्रम की लड़ाई देखने पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है। ये सब क्या कर रहा है सुमित? कहीं उसे चोट ना लग जाए। अपने बचपन के दोस्त की रक्षा कर रहा है। सही बात है, फोड़ देगा तू मुझे। हाँ, हर जगह लेकर घूमता है, चप्पा चप्पा जानता है। तू उसके घर के आगे पीछे घूमता रहता है, फिर कौन शादी करेगा इससे? प्रिया और मेरी शादी बचपन में हो चुकी है। जिस दिन मैंने इसे दोस्त बनाया था तब से उसे अपना सब कुछ मान लिया था, तो हमारे फेरे की तू तो चिंता मत कर। ये ले तू। इन सब से घबराकर प्रिया सुमित के गले लग जाती है। देख लिया सुशीला जी, मैंने तो कहा था, अब बेकार में फिक्र कर रही हैं। पर इतने लोगों के बीच में जो सुमित ने कह दिया, उससे हमारी बेटी की इज्जत पर फर्क पड़ सकता है। जिसने ये बात कही है अब वही इस बात को पूरा भी करेगा। वैसे भी बच्चे बचपन से साथ रह रहे हैं। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरे घर बहू बनकर प्रिया ही आए, और अब ये सब देखकर लग रहा है सुमित खुद प्रिया को लाना चाहता है। इन सब के बाद सभी सुमित के घर पहुंचते हैं, जहां पर प्रिया सुमित की मरहम पट्टी कर रही थी। मैं ना रहूँगी ना सुमित, तो न जाने तुम्हारा क्या होगा। कितनी चोट लगा ली तुमने, कुछ हो जाता तो। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई कुछ बोले प्रिया, और जब तक तुम हो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? और अगर ये चली गई तो? चली गई क्या, जाना ही है एक ना एक दिन उसे अपने ससुराल। नहीं, प्रिया कहीं नहीं जाएगी पापा। और ऐसी बात है तो बोलो प्रिया, कब करनी है शादी? कल कर ले। किसी काम की नहीं हो तुम। ऐसे कोई प्रपोज करता है क्या लड़की को? तू लड़की है, किसने बोला? और जब तेरे साथ ही रहता आया हूँ तो प्रपोज करने की क्या ज़रूरत है मैडम? जहाँ तक रही प्रपोज की बात, वो तो तुम अब शादी के दिन ही देखना। और बिना देरी किए दोनों परिवार सुमित और प्रिया की शादी की तारीख निकालना शुरू कर देते हैं। पंडित जी को बुलाकर एक तारीख फाइनल कर दी जाती है, और फ्लैट नंबर 208 से प्रिया जी की शादी हो जाती है 207 में विदाई के वक्त। मेरी लाडली मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे नहीं जीना। मेरे जीवन की जमा पूंजी मेरे जीवन से जा रही है। बस एक दीवार की तो दूरी है मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा आपकी बेटी का। दिन भर तो मैं आपके पास ही रहूँगी, आप क्यों फिक्र करती हैं? और बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ निभाते हुए प्रिया 6 बजे उठकर कमरे से बाहर आती है।
9 बजे उठने वाली हमारी प्रिया 6 बजे उठ गई। अरे बेटा, तूने तो सच में खुद को बहू मान लिया। कोई ज़रूरत नहीं है इतना टेंशन लेने की। तू तो मेरे लिए वही प्रिया है जो मेरे सामने बड़ी हुई है। नहीं नहीं मम्मी जी, अब मुझे दोनों घरों को देखना है और वहाँ मम्मी पापा के पास भी कोई नहीं है ना। मम्मी पर सारा प्रेशर आ गया होगा। तो मैं सोच रही थी थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी यहाँ बना लेती हूँ ताकि सब्ज़ी मम्मी को दे दूँ, फिर रोटियाँ तो वो खुद सेक लेंगी। प्रिया ये कह ही रही थी कि तभी सुशीला प्रिया को ढूंढती हुई उसके फ्लैट में पहुँच जाती है। कहाँ थी बेटा? तुझे बिना देखे तो रात काली हो गई मेरी। हाँ बेटा, पूरा घर ही सुना लग रहा है। ये तो बड़ी टेंशन की बात हो गई अंकल जी। बस एक दीवार पार कर प्रिया यहाँ आई है और इतनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को। तो ये दीवार तोड़वा देते ना सुशीला। शादी के बाद से ही हम बहनों की तरह रहते आए हैं। मैं तुझे इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों परिवारों को एक दूसरे के घर पर आने जाने की आदत है ही। अब एक साथ एक ही घर में रह लेते हैं, है कि नहीं प्रिया? तोड़ दो ये दीवार। और अगले दिन लेबर को बुलवाकर दोनों फ्लैट को एक फ्लैट कर दिया जाता है। क्या सही स्पेस निकल गया नहीं प्रभात जी? अब बड़ा बड़ा लग रहा है फ्लैट अपना। अच्छा खासा हॉल एरिया निकल गया है। अब जब वो विनीत कहेगा ना उसका फ्लैट 4 BHK है, तो हम भी कह देंगे भाई हमारा तो 6 BHK है। तो हमारे नए घर बनने की खुशी में कुछ चटपटा कुरकुरा हो जाए बहू। अभी पापा जी बस 15 मिनट दीजिए, अभी लेकर आई। और प्रिया रसोई में जाकर आलू के पकौड़े तलकर लेकर आती है। ये हुई ना बात। प्रिया बिल्कुल मेरा ही बच्चा है सुशीला जी। जी प्रभात जी। वैसे बेटा तुझे पता है ना मुझे शुगर है। ये उबले हुए आलू के पकौड़े मैं कैसे खाऊंगी? मेरा शुगर बढ़ नहीं जाएगा? अरे मैं तो भूल ही गई थी मम्मी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तू जाकर प्याज के पकौड़े बनाकर ले आ अपनी मम्मी के लिए। और अपनी सास की बात मानकर प्रिया प्याज के पकौड़े बनाकर ले आती है। और जैसे ही प्याज का पहला पकौड़ा सुशीला अपने मुंह में लेने जाती है, विमल कहता है, आज मंगलवार है और आप प्याज खा रही हैं? हाय, मैं तो भूल ही गई थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, आप सब मज़े लूटिए। इस जून की तपती धूप में अचानक आई बारिश के साथ पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है नहीं? लीजिए लीजिए, मज़े लीजिए आप सब। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा मम्मी कि सब खा रहे हैं और आप बैठी रहो। मैं अभी आपके लिए पनीर के पकौड़े बना कर लेकर आती हूँ। मेरे लिए पनीर के पकौड़े मत बनाना बहू। वो क्या है ना, तुझे पता ही है पनीर मुझे पचता नहीं है। और तीसरी बार पकौड़े बनाने प्रिया किचन में जाती है। इतना ज़्यादा तेल का स्मेल नाक में चला गया है कि अब मैं खुद ही पकौड़े नहीं खा पाऊंगी। और सबको पकौड़े खिलाने वाली प्रिया बिना खुद पकौड़े खाए रह जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह सुशीला और विमल सुबह 4 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़ते हैं। पूरे 2 घंटे वॉक किया है आज मैंने। आज तो बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है। कुछ अच्छा बनाकर खिलाइएगा सुशीला जी। अरे पहले घर तो चलिए आप। घर पहुंचते ही हमेशा की तरह सुशीला भजन चालू कर किचन में चाय की तैयारी करने लग जाती है और विमल हॉल में न्यूज़ लगाकर बैठ जाता है, जिसकी आवाज़ से प्रभात की आंख खुल जाती है। ये इतनी सुबह सुबह इतना शोर कहाँ से आ रहा है? हमारे घर पर तो कभी इतना शोर नहीं होता। आप शायद भूल गए हैं, आपके परम मित्र को सुबह जल्दी उठने की आदत है। वही होंगे हॉल में। तो ज़रा जाकर उसे टीवी की आवाज़ कम करने के लिए कहिए ना मनीषा जी। नींद आ रही है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। अब वो हमारे समधी समधन है, उन्हें कैसा लगेगा? ये घर उनका भी तो है। और अपने कानों को तकिए से ढककर प्रभात सोने की बहुत कोशिश करता है, पर शोर के कारण सो नहीं पाता। और रोज़ 9 बजे तक उठने वाला प्रभात आज 6 बजे ही उठ जाता है। चाय बन गई जी? हाँ बस ला रही हूँ। 2 कप और बना लीजिए मैडम, आपके समधी समधन जी आ गए हैं बाहर। सुशीला सभी के लिए बाहर चाय लेकर आती है और सभी को देती है, जिस पर प्रभात कहता है, एक तरफ तो भाभी जी आप लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और फिर खाली पेट चाय पी लेते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं तो खाली पेट पहले गर्म पानी में नींबू डालकर पीता हूँ। और मनीषा जी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। तभी प्रिया अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, तो मैं बना देती हूँ ना कॉफ़ी और लेमन वाटर पापा जी। प्रिया अपने ससुर जी के लिए गर्म पानी लेकर आती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाकर आते हैं और पसीने से लथपथ बाहर आते हैं। क्या हो गया जी आपको? पसीने से भीग कैसे गए? भीगूंगा ही ना। सुबह 9 बजे उठकर 10 बजे फ्रेश होने वाला आदमी सुबह के 6:30 बजे फ्रेश हो रहा है। पेट साफ ही नहीं हो रहा, ऊपर से जल्दी उठने के कारण सर में दर्द हो गया स्वलग। एक कप चाय तो पीकर देखिए प्रभात भैया, सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। और इस तरह सुबह का समय तो पार हो जाता है और फिर बारी आती है नाश्ते की।
नाश्ते में क्या बना लूँ मम्मी? पोहा बना ले बेटा। पर इतनी जल्दी नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है? 11 बजे के पहले तो मुझे भूख ही नहीं लगती। रोटी के बिना तो हमारा नहीं चलता, तू जानती है ना बेटा। और ज़रा जल्दी करना, फिर पापा को काम पर भी निकलना है। तो एक काम करती हूँ मम्मी, मैं अब रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद पापा जी मम्मी जी के लिए पोहे बना लूँगी। और प्रिया अपने सास ससुर के साथ अपने माँ बाप का मनपसंद खाना बनाने रसोई में चली जाती है। पहले पहले तो उसे ये सब आसान लग रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि अब यही सब उसे कितना भारी लगने वाला था। दोपहर के वक्त प्रिया कपड़े धोने जाती है। वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर मनीषा कहती है, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है बहू? वो कपड़े धोने डाले ना मैंने मशीन में। मम्मी जी आप भी दे दीजिए अपने कपड़े, पापा के तो मैंने डाल दिए। क्या? ये क्या किया बहू तूने? हो गया सत्यानाश। वॉशिंग मशीन के कारण बिजली का बिल कितना बढ़ जाता है, पता भी है तुझे बाबू? ऊपर से मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे सो अलग। मनीषा जी ज़रा देखिए, आप समझाइए इसे। अब एक ससुर बहू को इन चीज़ों के बारे में रोक टोक करे तो अच्छा नहीं लगता। बहू, हमारे घर में ना कोई भी कपड़े मशीन में नहीं धुलता बेटा। क्या हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है जो तुझे तेरी माँ का वॉशिंग मशीन यूज़ करना पड़ता है बेटा? पर इन्होंने बिकवा दी। बिजली का बिल इतना आता था, ऊपर से मशीन की आवाज़ से ना मुझे माइग्रेन हो जाता है बहू। ये गलत कह दिया दीदी आपने। मैंने कभी आपको अपनी समधन माना ही नहीं, हमेशा सगी बहन माना। पर अपनी माँ का वॉशिंग मशीन बोलकर आपने साबित कर दिया कि अब हम सहेलियाँ नहीं समधन हो गए हैं। मतलब मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे, और मम्मी को तो रोज़ बेडशीट और पिलो कवर निकालने की आदत है। इतने कपड़े मैं हाथ से कैसे धोऊंगी? ओह गॉड। और इसी तरह दोनों परिवारों की पसंद नापसंद में पिस जाती है प्रिया। किसी को सुबह जल्दी उठना है तो किसी को लेट, किसी को पहले नाश्ता करना होता है तो किसी को लेट, कोई प्याज खाना पसंद करता है तो किसी को अदरक और मिर्ची पसंद नहीं, किसी को मसाले बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी सब के कारण एक दिन में 6 बार प्रिया को खाना बनाना पड़ रहा था। ऑफिस से वापस आकर अपनी नई नई दुल्हन से मिलने सुमित किचन में जाता है। सुबह मैं तुम्हें किचन में छोड़कर गया था, अभी तक तुम किचन में ही हो। रात के 10 बज रहे हैं बाबू। पापा जी मम्मी जी तो 8 बजे डिनर कर लेते हैं, पर मेरे पेरेंट्स को रात को 12 बजे खाने की आदत है, तो 10 बजे ही खाना बनाना पड़ेगा। और पापा ठंडा खाना खाना ही नहीं चाहते। देखो, तुम पर इन सब के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है प्रिया। एक काम करते हैं, हम कुक रख लेते हैं। मैंने सोचा था कुक रखने का सुमित, एक मेड को फ़ोन भी किया था, पर जैसे ही उसने सुना कि एक ही घर में 2 परिवार रह रहे हैं, उसने तो आने से ही मना कर दिया। तभी किचन में आपस में बात कर रहे प्रिया और सुमित को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों भागते हुए बाहर आते हैं, जहाँ देखते हैं कि उनके पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं। हर रोज़ तुम्हारे टीवी के चक्कर में मेरी नींद खराब हो जाती है विमल। अब टीवी बंद कर दे, दिमाग खराब मत कर मेरा। अरे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, मुझे मत बोल टीवी बंद करने के लिए। आज टीवी बंद नहीं होगा। होटल समझ के रखा है क्या? ये मेरा घर भी है। एक तो जब देखो टीवी ऑन करके बैठा रहता है, 1 सेकंड मुझे रिमोट नहीं मिलता टीवी का। शांत हो जाइए विमल भैया, आपके समझी लगते हैं, अब आपके दोस्त नहीं रहे ये, यहाँ बात दूसरी हो जाएगी। समझी लगते हैं तो क्या मेरे सर पर नाचेंगे? अब बात दूसरी हो या तीसरी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हर वक्त मैं क्यों एडजस्ट करूँ? हर वक्त मुझे कॉफ़ी के बदले चाय क्यों पीने को मिलती है? बहू लाया है, पर बहू लाने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिल रहा। ये सब देखकर बात को बढ़ने से रोकने के लिए सुमित अपने सास ससुर को अलग कमरे में ले जाता है और प्रिया अपने सास ससुर को अलग कमरे में। छोड़िए ना पापा जी, मेरे पापा को तो शुरू से ही ना खटखट करने की आदत है। आप तो उनका नेचर जानते हैं ना, नींद ना होने से कितना चिढ़ जाते हैं वो। टेंशन मत लीजिए, मैं अपने फ़ोन पर आपको मैच लगा कर दे देता हूँ। और मम्मी आप बैठिए, मैं आपके पैर पर तेल लगा देता हूँ। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना आपको? आज तो मालिश भी नहीं हुई आपकी। यहाँ सुमित अपने सास ससुर को समझा रहा था तो वहाँ प्रिया, तेरे परिवार में एक तू ही समझदार निकली बेटा, वरना सबके सब गंवार हरकतें करते हैं। बता, हमारा एक ही तो बेटा है, वो भी दिन भर उनकी गुलामी करता रहता है, तुझे भी कहाँ समय दे पाता है वो? नहीं मम्मी, रात के वक्त तो मैं और सुमित साथ में ही रहते हैं। पर इन सब के कारण तुझ पर तो कितना बोझ आ गया ना बहू। और वो बेचारा खुद ऑफिस से थक हार के घर आता होगा, और तुम दोनों के बीच में सब सही होता तो अब तक हमें गुड न्यूज़ नहीं मिल जाती क्या? इन दोनों फ्लैट को एक हुए आज 3 महीने हो गए हैं, पर रोज़ वही की वही लड़ाइयाँ। और दोनों परिवारों की लड़ाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। और फिर आता है बिजली का बिल, जिसे देखते ही प्रभात का पहरा चढ़ जाता है। 10,000 बिजली का बिल 6 लोगों में, और चलाओ वॉशिंग मशीन। सिर्फ वॉशिंग मशीन का इतना बिल नहीं आता भैया, वॉशिंग मशीन तो हम भी यूज़ करते थे। गर्मी का वक्त है ना, एसी भी तो चलता है।
हमारे कमरे में तो बस रात को ही एसी चलता है सुशीला। फिर तो मुझे आर्थराइटिस है मनीषा बहन, मेरे कमरे में तो एसी चलता ही नहीं, तो कौन चला रहा है एसी? और इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से परेशान होकर सुमित कहता है, अगर दोनों परिवार एक साथ रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी सुलझने वाली नहीं है मम्मी। परिवार को आपस में जोड़े रखने के लिए उनके बीच थोड़ी सी दूरियां बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। हम सब एक दूसरे की लाइफ में इतने घुस गए हैं कि कोई किसी की इज्जत ही नहीं कर रहा, ना ही कोई किसी को स्पेस दे रहा है। दोनों परिवारों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है। मुझे लगता है हमें वापस से दोनों फ्लैट को सेपरेट कर देना चाहिए। अंबुजा सीमेंट की ऐसी दीवार बनाओ कि जो अब की बार टूटे ही नहीं। और जैसे ही दोनों फ्लैट अलग होते हैं, दोनों परिवारों के बीच की अनबन अपने आप सुधर